यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। लगभग 45 मिनट और बीत जाते हैं, पर हर्ष का अब भी कोई अता पता नहीं था। उस रूम में मौजूद एक एक इंसान उसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अर्पिता, अनन्या, शिवी, अनिता सब एक एक चेयर पर बैठे हुए थे। पूरे कमरे में सन्नाटा था। वहीं अक्षत तो इन सब से इतना थक गया था कि वो अनन्या की गोद में ही सो गया था। अनन्या इस वक्त अनिता के ठीक सामने वाली चेयर पर बैठी हुई थी। अनिता काफी ध्यान से अनन्या और अक्षत कियान की एक एक एक्टिविटी पर नजर रखी हुई थी। वो देखती है अक्षत कैसे अनन्या की गोद में अपने होठों पर एक उंगली रखकर सोया है, जिसे देखकर उसे हर्ष के बचपन के दिन याद आ जाते हैं। हर्ष भी ऐसे ही अपनी एक उंगली होठों पर रखकर सोता था। ये सब सोचते हुए अनिता को अपना अंदाज़ा सही लगने लगता है। अक्षत और कियान के लगभग सारे के सारे गुण हर्ष से ही मिलते जुलते हैं, जिससे साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये दोनों उसके ही बेटे थे, जिसका साफ साफ मतलब यही था कि हर्ष आज भी जिंदा है, पर अभी वो इस चीज़ की पुष्टि करना चाहती थी। अनिता काफी गौर से अनन्या की मांग में भरे सिंदूर और उसके गले में मौजूद मंगलसूत्र को देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लड़की जो कि खुद को अक्षत और कियान की मां कह रही है, ये असल में आखिर है कौन, और ये हर्ष को कब और कहाँ मिली। इन दोनों ने शादी कब और कहाँ की? क्या हर्ष इस लड़की से प्यार करता है? ऐसे ही सवाल उसके दिमाग में चल रहे थे। आखिरकार वो अनन्या को देखते हुए उससे पूछ ही लेती है, वैसे तुमने और तुम्हारे पति ने शादी कब की? वो तुम्हें कहाँ मिले थे? और तुम कहाँ से हो? अनन्या ने जैसे ही उसके मुंह से ये सब सवाल सुने, उसके माथे पर बल पड़ जाते हैं। जो सवाल अनिता उससे कर रही थी, इन सब सवालों के जवाब वो आज तक अपने बच्चों को तक नहीं दे पाई थी। अभी अनन्या कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली होती है कि तभी वहां एक तेज और दमदार मर्दाना आवाज गूंजती है, वो सब जानने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारा पर्सनल मैटर है। ये आवाज़ इतनी गहरी और ज़ोरदार थी कि कुछ सेकंड्स तक तो ये आवाज़ बस उस रूम में गूंजती रहती है। एकदम से ये आवाज़ सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। सब एक साथ उस दिशा में देखने लगते हैं जहां से अभी अभी ये आवाज़ आई थी। ये आवाज़ किसी और की नहीं, रूम के दरवाजे पर खड़े हर्ष की थी, जो बिना कोई भाव अपने चेहरे पर लिए अपनी काली गहरी आंखों से उन सबको घूर रहा था। अनिता और शिवी दोनों उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से अपनी जगह से उठ जाती है। कुछ पलों के लिए दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अनिता तो अपने बेटे को अपने सामने सही सलामत खड़ा देखकर मन ही मन ऊपर वाले को अब तक 1000 बार शुक्रिया कर चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से खुशी के आंसुओं से नम हो चुकी थी। ये नज़ारा देखने के लिए ना जाने वो कब से और कितने सालों से तरस रही थी। हर्ष, अनिता के मुंह से धीरे से निकलता है, पर अनिता के आंसुओं का हर्ष पर कोई असर नहीं होता। वो एक नज़र पहले अनिता और शिवी को देखता है, फिर अनन्या और अपने बच्चों की तरफ। तुम ठीक हो? हर्ष बिना किसी भाव के अनन्या से कहता है। अनन्या हाँ में अपना सर मिला देती है। अनिता धीरे धीरे अपने कदम अपने बेटे की ओर बढ़ा देती है। उसे पता भी नहीं चलता कि कब वो हर्ष के इतना करीब पहुंच गई थी। हर्ष अब अनन्या से नजरें हटाकर अनिता को देखने लगता है। अनन्या और अर्पिता दोनों पीछे खड़े थे, जिस वजह से वो अनिता के चेहरे के भाव और उसके आंसुओं को अब तक देख नहीं पाए थे। अनिता अब हर्ष के बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो उसे ऐसे गौर से देख रही थी मानो वो अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि हाँ ये सच है, उसका बेटा सचमुच जिंदा है। दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक बस घूरने लगते हैं। फिर अनिता हर्ष के चेहरे और सीने पर हाथ फेरने लगती है। वो रोते हुए हर्ष से कहती है, हर्ष, हर्ष, मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। कहाँ थे तुम इतने सालों से? तुम्हें पता भी है तुम्हारे इंतजार में कितना तड़पी हूँ मैं। इतने सालों में एक भी बार अपनी माँ की याद नहीं आई तुम्हें? ये कहकर अनिता उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। अनन्या और अर्पिता जो कि वहीं पे मौजूद थे, हैरानी से अपने सामने का नज़ारा देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो औरत अब तक उनके सामने चट्टान की तरह खड़ी थी, वो एकदम से हर्ष के आते ही ऐसे बिखर कैसे गई।
सबसे ज्यादा हैरान तो अनन्या थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत उसके पति समर को हर्ष बेटा कहकर क्यों बुला रही है, और ये समर को देखकर इतनी इमोशनल क्यों हो रही है। उसके साथ मौजूद कियान भी उतना ही हैरान था, जबकि ये शोर शराबा सुनकर अक्षत भी अब धीरे धीरे जाग रहा था। हर्ष ने अपनी मुट्ठियों कस के भींच ली थी। उसकी मां के आंसू उसे कमजोर बना रहे थे, पर तभी उसकी नज़र वहां मौजूद अनन्या और अपने दोनों बेटों पर पड़ी, जिन्हें देख रहे थे, और वो एकदम से होश में आ जाता है। वो एक झटके से अनिता को अपने से अलग करता है। अनिता उसकी इस हरकत पर उसे देखने लगती है। वो हल्की तेज आवाज में कहता है, ये क्या कर रही है आप? मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे इस तरह मेरी मर्जी के बिना छुए। हर्ष वहां बस 1 मिनट पहले ही पहुंचा था, पर जब उसने देखा कि जिस औरत ने अनन्या और अक्षत कियान को अपने कब्जे में किया है वो और कोई नहीं उसकी मां है, तो वो सुन्न रह गया था। उसे समझ नहीं आया कि उसकी मां ने इतने सालों बाद उसका और उसकी फैमिली का पता कैसे लगाया। उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ पुणे अपनी फैमिली के साथ रहता है। जिस सच्चाई से वो इतने सालों से भाग रहा था, वो ऐसे एकदम से कैसे उसके सामने आ गई। कुछ पल के लिए तो वो उसे देखता ही रह गया था, पर तभी उसने अनिता का सवाल सुना जो उसने अनन्या से किया था, और अगले ही पल उसे गुस्सा आ जाता है। बेटा बेटा तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद ऐसी एक रात नहीं बीती जब मैं सुकून से सोई थी, ऐसा एक दिन नहीं बीता जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। हर्ष अपने दांत पीसते हुए सख्त आवाज में कहता है, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे नहीं पता आप किस हर्ष की बात कर रही है, इसीलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ से जाने दे। हर्ष की बात सुनकर अनिता उसे ध्यान से देखने लगती है। हर्ष का चेहरा ये कहते हुए बिल्कुल भावहीन था, जैसे उसमें इमोशंस नाम की कोई चीज़ ही ना हो। वो इस वक्त उसे बिल्कुल पति अर्णव जिंदल जैसा लग रहा था। वो भी गुस्से में ऐसे ही दिखते थे। ध्यान से देखने पर अनिता को समझ में आता है कि उसके चेहरे पर हल्की हल्की बेयर्ड थी, और अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और हैंडसम हो चुका है। उसने इस वक्त एक वन पीस सूट पहन रखा था जिस पर किसी सिक्योरिटी कंपनी का लोगो बना हुआ था। अनिता को समझ नहीं आ रहा था कि हर्ष ऐसा बिहेव क्यों कह रहा है, जैसे कि वो उसे नहीं जानता। हर्ष की ये बात सुनकर अनिता के पास खड़ी शिवी अपने आप पर से आपा खो देती है। वो हर्ष के सामने आकर उससे तेज आवाज में कहती है, भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको पता भी है पिछले 11 सालों में मॉम की क्या हालत थी आपके बिना? वो अकेले में कितना रोती थी आपके लिए, और आप यहाँ इस लड़की के साथ मज़े से रह रहे हैं, और तो और 2 बच्चे भी पैदा कर रखे हैं। एक बार घर आकर ये बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि आप जिंदा है और एकदम ठीक है? हर्ष अब शिवी की बात सुनकर उसकी तरफ घूरने लगता है। वो देखता है शिवी भी अब काफ़ी बड़ी और मैच्योर हो गई है। वो उसकी तरफ देखकर सख्त आवाज़ में कहता है, ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ और ना ही तुम्हारी मॉम को, इसीलिए कह रहा हूँ तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अपनी मॉम को लेकर यहाँ से चली जाओ। वैसे भी तुम दोनों अब मेरा काफ़ी वक्त बर्बाद कर चुकी हो। अनिता की आंखें उसकी ये बात सुनकर एकदम से छलक पड़ती है। वो रोते हुए कहती है, हर्ष तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हर्ष तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो, और तुम आज इतने सालों बाद मुझे मिले हो और ऐसा कर रहे हो। ये कहकर अनिता सुबक पड़ती है। तभी उसे कुछ याद आता है। वो हर्ष से कहती है, क्या तुम उस बात को लेकर नाराज हो? नाराज हो अपनी माँ से? ये सोचकर अनिता हर्ष के सामने अपने हाथ जोड़ लेती है और लगभग उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती है, देखो देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो हर्ष, मुझसे गलती हो गई थी। वो कामिनी झूठी है और हमने उसके किए की सज़ा उसे दे दी है। अब चलो हर्ष घर चलो, तुम्हारे पापा तुम्हें देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। हर्ष इस पर कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पर खड़ी अनन्या और उसके दोनों बेटों अक्षत कियान भी ये सब देख रहे हैं। इन तीनों के बारे में सोचकर वो अपने आप को रोक लेता है। वो एक गहरी सांस लेकर अनन्या की तरफ देखकर कहता है, मुझे लगता है कि इन्हें कोई गलत फहमी हुई। तुम एक काम करो कि अक्षत कियान को लेकर बाहर गाड़ी में बैठ जाओ, मैं इनसे बात करके थोड़ी ही देर में आता हूँ।
अनन्या का मन वहां से जाने का तो बिल्कुल भी नहीं था। वो भी जानना चाहती थी कि ये औरत आखिर उसके पति को बार बार अपना बेटा क्यों कह रही है। पर तभी उसे अक्षत कियान का ख्याल आता है, जो अभी बहुत छोटे थे। उनका ऐसी बातें सुनना और ऐसा तमाशा देखना उसे ठीक नहीं लगता, जिस वजह से वो कुछ नहीं कहती और उन दोनों के हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। और इस बार अनिता भी उसे नहीं रोकती। उन तीनों के वहां से जाने के बाद हर्ष अनिता को घूरते हुए कड़क आवाज में कहता है, स्टे अवे फ्रॉम मी एंड माई फैमिली मिसेज अनिता जिंदल। हर्ष की ये बात सुनकर तो अनिता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये शब्द उसके अपने बेटे के हैं। उसने आज से पहले कभी उससे इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। अपने बेटे के मुंह से मां या मॉम की जगह मिसेज अनिता सुनकर उसे तो मानो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हर्ष, ये तुम? अभी अनिता कुछ बोलने ही वाली थी कि हर्ष उसकी बात को काटते हुए कहता है, क्या आपको एक बार बोली गई बात समझ में नहीं आती? मैं आपका कोई हर्षवर्ष नहीं हूं। नाव प्लीज लेट मी गो। मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर वो अगले ही पल उस रूम से बाहर आ जाता है। अनिता और शिवी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं। वही अर्पिता, जो कि अब तक वहां खड़ी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। हर्ष दंदनाते हुए बाहर आता है। अनिता और शिवी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाते हैं। अनिता लगातार हर्ष को पुकार रही थी, हर्ष, हर्ष बेटा, बेटा एक बार मेरी बात तो सुनो। बाहर आते ही हर्ष की नज़र उन बॉडीगार्ड्स पर पड़ती है जिन्हें अनिता ने बुलाया था। वो उनको देखते हुए अपने दांत पीस कर कहता है, हाउ डेयर यू, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ और बच्चों को होस्टेज बनाकर रखने की? ये कहकर हर्ष एक जोरदार थप्पड़ उनमें से एक बॉडीगार्ड के मुंह पर जड़ देता है। वो तमाचा इतना जोरदार था कि उस तमाचे की आवाज़ उस पूरे कॉरिडोर में गूंज जाती है। वो बॉडीगार्ड उस तमाचे के इम्पैक्ट को झेल नहीं पाता और अगले ही पल जमीन पर गिर के बेहोश हो जाता है। अनिता और शिवी भी ये देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। हर्ष का ये नया रूप देखकर दोनों हैरान थे। अनिता को समझ में आ रहा था कि हर्ष उसका गुस्सा उन बॉडीगार्ड्स पर उतार रहा है। हर्ष अभी दूसरे बॉडीगार्ड को भी मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो बॉडीगार्ड हर्ष का गुस्सा देखकर इतना डर गया था कि वो अपनी जगह पर ही खड़े खड़े कांप रहा था। तभी अनिता तेज आवाज में उसे रोकते हुए कहती है, हर्ष रुको। हर्ष, उन्हें मत मारो। उन्हें ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझसे कहो। हर्ष अनिता की ये बात सुनकर रुक जाता है। वो पीछे मुड़कर अपनी मां को घूर कर देखता है। अनिता देखती है कि उसकी बात सुनकर उसके बेटे की आंखों में खून उतर आया है। किसी को जान से मारने की इच्छा उसकी आंखों में साफ साफ देखी जा सकती थी। अनिता को इस बात का एहसास होता है कि ये हर्ष अब पहले वाला हर्ष नहीं है। वो इन 11 सालों में अब पूरी तरह से बदल गया है। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। ये कहकर हर्ष अगले ही पल वहां से तेज कदमों से निकल जाता है। अनिता और शिवी उसे तब तक जाते हुए देखते रहते हैं जब तक वो उनकी आंखों से पूरी तरह से ओझल नहीं हो गया। अनिता, शिवी, रौनक तीनों अभी तक अपनी पलकें बिना झपकाए उसी दिशा में देख रहे थे जहां से अभी अभी हर्ष गया था। थोड़ी देर बाद अनिता अपने होश में आती है। कुछ सोचते हुए रौनक से कहती है, रौनक, कुछ आदमियों से कहकर हर्ष और उसकी फैमिली पर नज़र रखो। उन लोगों से कहो कि एक सेकंड के लिए भी इन चारों से नजरें मत हटाना। रौनक, जो कि अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि हर्ष जिंदा है और वो अभी अभी उसके सामने गुजरा था, अचानक अनिता की आवाज़ कानों में पड़ने से होश में आ जाता है। जी मैडम, मैं अभी कुछ आदियों को इस काम पर लगाता हूँ। इतना कहकर वो अपना फोन निकाल कर किसी को फोन कर देता है और कुछ देर तक किसी से बात करने लगता है। उसकी बात खत्म हो जाने के बाद अनिता उसे एक और ऑर्डर देते हुए कहती है, पिछले 11 सालों से हर्ष कहाँ था? उसने इन 11 सालों में क्या किया? वो कहाँ रहता है? कहाँ काम करता है? कितना कमाता है? उसके फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे है? वो कब से पुणे में रह रहा है? वो लड़की सुरभि, वो हर्ष को कहाँ मिली? क्या वो सच में हर्ष की पत्नी है और अगर है तो फिर उस लड़की और हर्ष की शादी कब हुई? सुरभि का फैमिली बैकग्राउंड क्या है? अक्षत और कियान का जन्म कब और कहाँ हुआ? ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कल सुबह तक चाहिए।
रौनक थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ में सर मिलाकर वहां से जाने लगता है तो अनिता उसे टोकते हुए कहती है। रौनक, यस मैडम। रौनक अनिता की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। अनिता उसके पास चलकर आती है और थोड़ी धीमी आवाज़ में कहती है, ये भी पता लगाना कि क्या सच में वही लड़की सुरभि ही हर्ष के दोनों बच्चों की माँ है। अनिता के इस सवाल पर रौनक और शिवी दोनों ही अनिता को अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। शिवी कहती है, मॉम आप ये कैसी बातें कर रही है? आपने देखा नहीं भाई के दोनों बेटे कैसे उस लड़की के आगे पीछे मम्मा मम्मा बोलकर घूम रहे थे। साफ साफ समझ में आ रहा था कि वही उन दोनों की माँ है। फिर इस बारे में सोचने का भी क्या मतलब? इस पर अनिता शिवी को एक नज़र देखकर कहती है, देखो शिवी अभी बहुत कुछ ऐसा है जो हमें पता लगाना है। मुझे तो इस बात पर भी शक है कि क्या हर्ष ने उस लड़की से शादी अपनी मर्जी से की थी या उसे किसी मजबूरी के चलते, क्योंकि जहां तक मुझे याद है हर्ष तो लड़कियों से हमेशा दूर दूर ही भागता रहता था। रौनक अनिता की बात सुनकर वहां से अपना सर झुकाकर चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद शिवी अनिता को देखते हुए कहती है, सो मॉम अब आप क्या करने की सोच रही हो? क्या आज हमें वापस लौट जाना चाहिए? इस पर अनिता बिना किसी भाव के कहती है, नहीं पहले तो हमें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। तुम्हारे टेस्ट्स भी तो करवाने हैं। उसके बाद हम लोग होटल चलेंगे और तुम्हारे डैड से कांटेक्ट करके उन्हें यहाँ बुलाएंगे। अब वही हर्ष को समझा सकते हैं। वहीं हर्ष भी अब तक स्कूल की पार्किंग में खड़ी अपनी कार में आ गया था। वो बिना किसी भाव के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। वो उन तीनों को एक नज़र देखकर गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। अनन्या की आंखें देखकर वो साफ साफ समझ गया था कि उसके मन में अभी काफ़ी सारे सवाल घूम रहे हैं, पर अक्षत कियान की वजह से वो अभी कुछ पूछ नहीं रही थी। थोड़ी देर में वो लोग सनशाइन अपार्टमेंट वापस आ जाते हैं। हर्ष घर आते ही बिना किसी से कुछ कहे सीधा रूम की बालकनी में मौजूद चेयर पर बैठ जाता है और अपने एक हाथ से अपना सर सहलाते हुए किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। अनन्या उसको देखकर ही समझ गई थी कि वो उस बात को लेकर परेशान है, तो वो उससे अभी कुछ कहना सही नहीं समझती। वो अक्षत और कियान को देखती है जो नासमझी में उसी तरफ देख रहे थे जिस तरफ अभी हर्ष गया था। अनन्या घुटने के बल बैठकर उनसे कहती है, अक्षत कियान पापा अभी थोड़े परेशान है, अभी हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ओके? अक्षत और कियान इस पर एक साथ हाँ में सर मिलाते हैं तो अनन्या मुस्कुराते हुए उनके गाल पर हाथ फेर कर कहती है, जाओ जाकर अपने कपड़े चेंज करके आओ, तब तक मैं आप दोनों के लिए कुछ बना देती हूँ। आप दोनों को भूख लगी होगी ना? अक्षत और कियान एक बार फिर हाँ में सर मिलाकर वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही अगले कुछ घंटों में रात हो जाती है। पुणे शहर रात के अंधेरे में डूबता जा रहा था, लेकिन अभी तक हर्ष बालकनी से बाहर नहीं आया था। अनन्या भी ये सब देख रही थी। उसे लगा कि अब तक हर्ष अपसेट है। उसने अक्षत कियान को खाना खाकर सुला दिया था, लेकिन अभी उसने खाना नहीं खाया था। वो अभी भी हर्ष के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वहीं हर्ष के दिमाग में यही चल रहा था कि आज उसकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। उसने अपने आप से वादा किया था कि वो जिंदल खानदान या उससे जुड़े किसी भी इंसान का साया भी अपने या अपनी अनन्या और अपने बच्चों पर नहीं पड़ने देगा, पर आज वो हार गया। आखिरकार वो राज सबके सामने आ ही गया था जिसको उसने इतने सालों से छिपा रखा था। उसकी इस छोटी सी फैमिली का पता जिंदल खानदान के लोगों को लग ही गया था। हर्ष अब अनन्या के बारे में सोचने लगा था। उसे अनन्या की आंखें याद आ जाती है जिसमें ढेरों सवाल थे। काफी देर तक सोचने के बाद उसने अब एक ठोस फैसला ले लिया था। उसे पता था उसकी मां को उसके और उसकी फैमिली के बारे में पता चल गया है और जल्द ही ये खबर उसके डैड तक भी पहुंच जाएगी। हर्ष अर्णव के कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस अच्छे से जानता था। उसे पता था अब उसकी मॉम उसके डैड को लेकर यहाँ किसी भी वक्त आ सकती है। हर्ष को लगा इससे पहले कि अनन्या उसकी सच्चाई किसी और के मुंह से सुन ले, वो खुद ही अनन्या को सब सच सच बता देगा। वहीं अनन्या अब और इंतजार नहीं करती और वो रूम में हर्ष को खाने के लिए बुलाने आ जाती है। बहुत वक्त हो गया था पर अब भी हर्ष बालकनी से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिससे उसे उसकी फिक्र हो रही थी। वो आकर देखती है तो हर्ष दीवार से टिक कर खड़ा रात के अंधेरे में चांद को देख रहा था। समर चलिए मैंने खाना लगा दिया है, चल कर खा लीजिए, आपने कब से कुछ नहीं खाया है। हर्ष अनन्या की आवाज़ सुनकर चांद से अपनी नज़रें हटाकर अनन्या को देखने लगता है। अनन्या जब उसकी आंखों में देखती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। क्या हुआ समर?
आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उस लेडी की बात को ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है उन्हें कोई गलत फहमी हुई थी। हर्ष उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ रूम में ले आता है। अनन्या नासमझी में उसे देख रही थी। हर्ष अनन्या को एक झटके में अपने सामने करता है और उसकी नीली आंखों में गौर से देखने लगता है। अपने अंदर काफ़ी हिम्मत भरने के बाद आखिरकार हर्ष उसके सामने अपनी नज़रें झुकाकर धीमी आवाज़ में कहता है, नहीं अनन्या, उन्हें कोई गलत फहमी नहीं हुई थी। वो लेडी सच कह रही थी, वो मेरी माँ है। अनन्या को तो पहले उसकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती, पर जैसे जैसे उसे उसकी बात समझ आ रही थी उसके माथे पर बल पड़ते जा रहे थे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती जा रही थी। क्या कहा आपने? किसको गलत फहमी नहीं हुई थी? आप किसकी बात कर रहे हैं? हर्ष को उससे कुछ ऐसे रिएक्शन की ही उम्मीद थी, पर उसे पता था ये बात अनन्या को बताना ज़रूरी था। अगर वो अभी के अभी उसे सब सच नहीं बताया तो वो उसे गलत समझेगी और शायद कभी माफ़ भी नहीं करेगी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, हाँ अनन्या, ये बात सच है। जो औरत आज हमें मिली थी और मुझे अपना बेटा कह रही थी, वो सच में मेरी माँ है। उनका नाम अनिता जिंदल और मेरा असली नाम हर्ष है, हर्ष जिंदल, ना कि समर बत्रा। ये सच है कि मैं दिल्ली के सबसे रईस और पावरफुल खानदान जिंदल खानदान का बेटा हूँ। अनन्या की धड़कने ही मानो एक पल के लिए उसकी बात सुनकर रुक गई हो। उसका पूरा सर घूम रहा था। अभी वो चक्कर खाकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि हर्ष लपक कर उसे थाम लेता है। अनन्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एक पल में उसकी दुनिया ही पलट गई थी। हर्ष वो इंसान था जिस पर उसने अपने पापा के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उसने अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया था। उसके लिए वो अपना घर बार छोड़कर आई थी और उसने उससे अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई छिपाई, और वो भी शादी के इतने सालों तक। अनन्या, संभालो अपने आप को, हर्ष भरे गले से हल्की तेज आवाज में कहता है। अनन्या एक झटके से अपने आप को उससे छुड़ा लेती है। वो उसे अपनी लाल आंखों से देखते हुए तेज आवाज में कहती है, अच्छा तो अगर आप सच में इतने बड़े खानदान के बेटे हो तो यहाँ इस छोटे से फ्लैट में क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे थे ये मामूली सी नौकरी इतने सालों से, और मुझसे इतने सालों से क्यों छिपाई ये बात? और वो आपकी माँ आपसे किस बात की माफ़ मांग रही थी? किस कामिनी की बात कर रही थी वो? अनन्या की आवाज़ ये कहते हुए थोड़ी तेज़ हो जाती है और उसका गला भी भारी हो जाता है। हर्ष उसके इस सवाल पर कुछ देर के लिए चुप रह जाता है। वो रूम की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अनन्या भी उसे लगातार घूरे जा रही थी। ये बात सच है अनन्या, मेरा जन्म दिल्ली के सबसे बड़े और मशहूर खानदान जिंदल खानदान में हुआ था। मेरे पापा का नाम अर्नव जिंदल है और मेरी माँ का नाम अनिता जिंदल, जिनसे तुम आज मिली थी। मेरा एक छोटा भाई और छोटी बहन भी है, आकाश जिंदल और शिवी जिंदल। शिवी से तुम आज मिल चुकी हो। अनन्या उसकी बात सुनकर सुन्न पड़ जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पति ने उससे इतने सालों तक इतनी बड़ी बड़ी बातें छिपाई। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में उसके और अक्षत कियान के अलावा भी हर्ष की इतनी बड़ी फैमिली है। हर्ष आगे कहता है, मैंने काफ़ी कम उम्र में अपने डैड के साथ जिंदल खानदान का फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। मैंने अपनी छोटी सी उम्र में ही काफ़ी सारे सपने सजा लिए थे। मुश्किल से मेरी उम्र उस वक्त 21-22 साल ही थी। मुझे मेरे पापा ने जिंदल ग्रुप्स का वाइस प्रेसिडेंट तक बना दिया था। उन दिनों सब कुछ ठीक चल रहा था लाइफ में। मुझे अपने सपने सारे सच होते दिख रहे थे। पर क्या? अनन्या हल्की तेज आवाज में कहती है, पर शायद मेरी कामयाबी मेरे ही अपनों के मन में चुभने लगी थी। मेरा अपना भाई आकाश, जिसकी रगों में वही खून बह रहा था, उसी से मेरी कामयाबी देखी नहीं गई। ना जाने कब उसके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत भर गई कि उसने मुझे सारे घर वालों की नज़रों में गिराने का और अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने का इरादा बना लिया था। उसने हमारे एक और कजिन भाई समीर जिंदल के साथ हाथ मिला लिया था। आकाश और समीर ने मुझे अपने रास्ते से हटाने का और पूरी जिंदल फैमिली की नज़रों में गिराने का एक कंबाइन प्लान बना लिया था। समीर उम्र में मुझसे और आकाश से बड़ा था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी बीवी कामिनी भी इस प्लान में शामिल थी। एक रात जब मैं ऑफिस से जिंदल मैंशन वापस लौटा था, तब वो किसी बहाने से मुझे अपने कमरे में ले गई थी। उस रात
जिंदल मैंशन में सब सो रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था। कामिनी वैसे तो मुझे ज्यादा पसंद नहीं थी, पर वो मेरी भाभी थी, मुझसे रिश्ते में मुझसे बड़ी थी, जिस वजह से मुझे उसकी बात माननी पड़ी। जैसे ही मैं उसके कमरे में गया वो एकदम से मुझसे लिपट गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है, पर तभी इत्तेफाक से ये शोर सुनकर मेरी माँ अनिता भी वहां पहुंच गई। उन्होंने मुझे और कामिनी को गलत अवस्था में देख लिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे मैं कामिनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हूं। कामिनी ने भी इस मौके फायदा अच्छे से उठा लिया था। उसने शोर मचाकर पूरे घर वालों को जमा कर लिया था और सबसे कहने लगी कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। पूरे घर में किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया, क्योंकि मैं कामिनी के रूम में पाया गया था। यहाँ तक कि मेरी माँ को भी लगा कि शायद कामिनी ही सही कह रही है और उनके दिए संस्कारों में ही कुछ कमी रह गई थी। ये कहते हुए हर्ष अपनी मुट्ठियों कस कर भींच लेता है। अनन्या बस अपनी जगह पर जमी उसकी बात सुन रही थी। वो आगे कहता है, ये मामला इतना बढ़ गया था कि अगले दिन जिंदल मैंशन में पुलिस तक आ गई थी। वो लोग मुझे वहां से मेरी माँ के कहने पर ले गए थे। बदकिस्मती से उन पुलिस वालों को भी मेरे दोनों भाइयों समीर और आकाश ने पहले से ही खरीद रखा था। उन दोनों का प्लान फुल प्रूफ था। उन पुलिस वालों ने 4 दिनों तक मुझे हिरासत में रखा था। उन लोगों ने मेरा खाना पीना भी बंद करवा दिया था। उन लोगों ने मेरे सामने ये शर्त रखी थी कि मैं अपना गुनाह कबूल कर लूं, वरना वो मुझे खाना नहीं देंगे। पर मैंने भी सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक ऐसी गलती की जिम्मेदारी अपने सर पर नहीं लूंगा जो मैंने कभी की ही नहीं थी। मुझे पता था कि अगर मैं अपना जुर्म कबूल कर लूं तो जेल तो मुझे बस कुछ सालों की ही होंगी, पर घरवालों और अपने मॉम डैड की नज़रों में मैं हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। मैं भी चुपचाप वैसे ही वहां बैठा रहा। जब उन लोगों ने देखा कि मेरे ऊपर उनकी किसी भी बात का असर नहीं हो रहा है, तो उन लोगों ने आखिरकार मुझे रास्ते से हटाने का फैसला कर ही लिया। 4 दिन तक मैं उनकी कैद में था। 4 दिन बाद वो लोग मुझे वहां से लेकर शहर के बाहर एक सुनसान सी नदी के पास ले गए थे। 4 दिनों तक कुछ न खाने पीने की वजह से मेरा शरीर भी काफी कमजोर हो गया था। मैं कुछ नहीं कर पाया था। तभी आकाश और समीर भी अपने आदमियों को लेकर वहां पहुंच गए। उन सब ने एक साथ मिलकर मेरे ऊपर जानलेवा हमले किए। मेरा शरीर इतना कमजोर और बेहिस हो गया था कि मुझे तो ये भी नहीं चला कि वो लोग मुझे कब तक मारते रहे। जब मैं बेहोश हो गया तो उन लोगों ने मुझे एक कार में डालकर उस कार के साथ नदी में फेंक दिया और अगले दिन जिंदल मैंशन में जाकर सबको ये बताया कि मैंने कल रात जेल से भागने की कोशिश की थी, जिस चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। काफी दिनों तक मेरी लाश को ढूंढने के लिए समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलते रहे, पर उस वक्त बारिश का मौसम था, जिस वजह से उन लोगों को मेरी लाश नहीं मिली। उन लोगों ने ये सोच लिया कि मैं मर गया हूं और मेरी लाश को कोई समुद्री जानवर खा गया होगा, पर जैसा सब समझ रहे थे, मैं मरा नहीं था। तो आप इस हादसे में बचे कैसे थे? किसी ने बचाया था आपको? अनन्या हर्ष की पीठ को देखते हुए कहती है। हर्ष हाँ में सर मिलाकर कहता है, हाँ मोहन अंकल ने। क्या मोहन अंकल? मतलब वो? अनन्या की आंखें हैरानी से फटकर बाहर आने को तैयार थी। हर्ष अब पीछे मुड़कर अनन्या की आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ वो मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं थे। उन्होंने मुझे उस हादसे में बचा लिया था। मैं उन्हें समंदर में अधमरी हालत में मिला था। उन्होंने मुझे जल्दी से ले जाकर पास के एक हॉस्पिटल में ले गए थे। कई घंटों तक वहां मेरा ऑपरेशन चलता रहा, पर वो लोग मुझे कोमा में जाने से नहीं बचा पाए। पूरे 1 साल से ज्यादा वक्त तक मैं कोमा में था। फिर जब एक दिन मैं कोमा से आखिरकार बाहर आया, तब तक सब बदल चुका था। मैं अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुका था। मुझे अपने बारे कुछ भी याद नहीं था। मेरी ब्रेन इंजरी काफी सीरियस थी। मुझे अपना नाम तक याद नहीं था। अनन्या की आंखें उसकी बात सुनकर डबडबा जाती है। उसे पता नहीं था कि उसके पति ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहा है। वो आगे कहती है, फिर आपने आगे क्या किया और आप शेखावत पैलेस कैसे आए? हर्ष एक लंबी सांस लेकर कहता है,
कुछ दिनों बाद जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तब मोहन अंकल मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। इत्तेफाक से उनका मुझसे पहले भी एक बेटा था जिसका नाम समर था, जो इस दुनिया में नहीं था। उन्हें लगता था कि ऊपर वाले ने मेरे रूप में उन्हें उनका बेटा समर लौटा दिया है, जिस वजह से उन्होंने मुझे समर नाम दिया। वो मुझे अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करते। उनके मुझ पर काफ़ी सारे एहसान है जो शायद मैं इस जन्म में चुका भी ना पाऊँ। इसके बाद हर्ष कुछ देर के लिए चुप हो जाता है, फिर वो अनन्या को अपनी आगे की आपबीती सुनाने लगता है, कैसे उसने समर की जगह ले ली और वो ब्लैक पैंथर बना, कैसे वो शेखावत पैलेस में आया जहां वो उससे मिली थी। अनन्या ने उसकी पूरी बात सुनकर एक लंबी सांस ली। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में इतना बुरा भी देख सकता है। कुछ सोचते हुए वो आगे कहती है, फिर आपकी याददाश्त कब वापस आई? हर्ष इस पर 3 साल पहले की उस रात को याद करने लगता है। वो अनन्या की आंखों में देखते हुए कहता है, 3 साल पहले जब तुम 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और हम मुंबई गए थे, तब उसी रात मुझे सब याद आ गया था। पर उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरे अपने डैड अर्नव जिंदल ने मुझे जिंदल फैमिली से डिसोन कर दिया था, यानी कि उन्होंने मुझे अपना बेटा स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया है। उस रात मेरा दिल टूट सा गया था। मैं हमेशा से अपने डैड को अपना हीरो समझता था और उन्होंने मुझे अपना अंश मानने तक से इनकार कर दिया। मैंने उस रात उस गम को भुलाने के लिए शराब का सहारा लिया। तुम्हें तो याद ही होगी वो रात जब मैं शराब पीकर घर आया था। अनन्या कुछ याद करते हुए हाँ में सर मिलती है। हर्ष अपने दांत पीसते हुए कहता है, मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे और अक्षत कियान के साथ ही बिता दूंगा और जिंदल खानदान में से का साया भी तुम तीनों पर नहीं पड़ने दूंगा। पर आज पता नहीं मेरी माँ कैसे अक्षत कियान के स्कूल में पहुंच गई। वो उन दोनों के चेहरे देखकर ही समझ गई थी कि वो दोनों मेरे बेटे हैं और शायद मैं आज भी जिंदा हूँ। अनन्या को अब उसकी पूरी बात और पूरी आपबीती समझ में आ गई थी। वो कुछ देर के लिए खामोश रहने के बाद कहती है, तो आपने मुझे इन 3 सालों में इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? एक बार मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? हर्ष इस सवाल पर चलकर अनन्या के नज़दीक आता है और अपनी नज़रें झुकाकर कहता है, उस वक्त तुम प्रेग्नेंट थी और तुम्हारे पापा की डेथ को भी ज़्यादा वक्त नहीं बीता था, जिस वजह से मुझे तुम्हें ये सब उस वक्त बताना ठीक नहीं लगा। फिर अक्षत कियान के जन्म के बाद हम दोनों उनकी परवरिश में ही बिजी हो गए थे और ये 3 साल कब बीत गए पता भी नहीं चला। ऐसा नहीं था कि इन 3 सालों में मैंने तुम्हें ये सब बताने की कोशिश नहीं की थी, पर बस हिम्मत नहीं जुटा पाया। आई एम रियली रियली सॉरी अनन्या। अनन्या इस बात को अब तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि शादी के इतने सालों बाद आज जाकर उसे पता चला कि 4 साल पहले जिस शख्स से उसने इतना प्यार किया और शादी की थी उसका नाम समर बत्रा नहीं हर्ष जिंदल था। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। वो नामे सर मिलाते हुए कहती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था हर्ष, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे बीच शादी का रिश्ता था, कम आस कम उसी रिश्ते की लाज रख लेते। शादी के रिश्ते में विश्वास बहुत ज़रूरी होता है हर्ष, और आज आपने मेरा ये विश्वास तोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि हमारा ये रिश्ता अब ज़्यादा देर तक टिक पाएगा और हम वैसे रह पाएंगे जैसे पहले रहा करते थे। ये कहते हुए अनन्या सुबक पड़ती है। हर्ष को उसकी ये बात सुनकर तेज गुस्सा आ जाता है। उसकी माथे की नसें तक तन जाती है। वो अनन्या के दोनों बाजू कसकर पकड़ लेता है। अनन्या उसकी इस हरकत से थोड़ा डर जाती है। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे धोखे से शादी की थी? नो अनन्या, नो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने तुम्हारे पापा को हमारी शादी से पहले ही बता दिया था कि मैं ये नहीं जानता कि मेरी असली पहचान क्या है। इसके बावजूद भी उन्होंने एक ऐसे आदमी के साथ तुम्हें जिंदगी भर के लिए बांध दिया था जो अपनी याददाश्त खो चुका था। अगर तुम्हें किसी से शिकायत करनी है तो अपने पापा से करो, और अब अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें इस बंधन से आज़ाद कर दूं तो सॉरी, ये इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पापा ने शादी के वक्त मुझसे वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपने आप से अलग ना करूं। तो तुम्हें मेरे साथ ज़िंदगी भर रहना ही होगा। मेरी बीवी बनकर ना सही तो अक्षत और कियान की माँ बनकर ही सही तुम्हें रहना तो मेरे साथ ही होगा, फिर तुम चाहो या ना चाहो।
ये कहकर हर्ष एक झटके से अनन्या को छोड़ देता है। अगले ही पल तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। अनन्या की आंखों में उसे जाता हुआ देख आंसुओं की एक लंबी सी धारा बहने लगती है। वो फूट फूट कर रोते रोते जमीन पर बैठ जाती है। वही हर्ष फ्लैट से निकल चुका था। वो अपार्टमेंट की पार्किंग में आकर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी की स्टीयरिंग पर अपना सर टिकाकर अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है। दूसरी तरफ दिल्ली में अर्नव, जो कि आज शाम से ही कुछ विदेशी क्लाइंट्स के साथ किसी लंबी सी मीटिंग में बिजी थे, वो आखिरकार उस बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर आते हैं। उनके वो विदेशी क्लाइंट्स उनसे हाथ मिलाकर चले जाते हैं। अर्नव का असिस्टेंट जतिन भी उनके साथ था। वो उनसे कहता है, कांग्रेचुलेशंस सर, मुझे पता ही था ये डील तो जिंदल ग्रुप्स को ही मिलेगी। इस पर अर्नव मुस्कुराते हुए हाँ में सर मिलाकर अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाल कर देखने लगते हैं। जैसे ही वो अपना फ़ोन देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं। उस पर अनिता के काफ़ी सारे मिस्ड कॉल्स आए हुए थे। अर्नव इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स के वक्त अपना फ़ोन साइलेंट रखते थे, जिस वजह से वो उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं दे पाए थे। उन्हें याद आता है कि अनिता और शिवी तो शाम की फ़्लाइट से दिल्ली वापस आने वाले थे, पर मीटिंग के चक्कर में वो ये बात भूल गए। उन्हें लगा कि कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई पुणे में। वो तुरंत ही अनिता को कॉल बैक करते हैं। वहीं पुणे में अनिता, जो कि शिवी के साथ अभी भी अपने होटल रूम में थी, वो रूम की बालकनी में खड़ी एकटक अपने सामने पुणे शहर को रात की जगमगाती रोशनी में देख रही थी। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, पर वो आज अंदर से बेहद खुश थी और थोड़ा दुखी भी। उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ आज उतर गया था। खुश अनिता ये जानकर थी कि उसका बेटा हर्ष जिंदा और सही सलामत है, और उसके 2 बच्चे भी हैं, यानी कि वो दादी बन गई है। और दुखी वो हर्ष के बिहेवियर को लेकर थी। हर्ष ने कभी भी उसके साथ वैसे बिहेव नहीं किया था जैसा उसने आज किया था। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो उसे जानता ही ना हो। अपने बेटे की आंखों में आज उसने अपने लिए बेतहाशा नफरत देखी थी, जो उसका दिल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे ये सोच कर और बुरा लग रहा था कि उसके खुद के बेटे ने एक बार उसे खुद को एक्सप्लेन करने का भी मौका नहीं दिया। इतने सालों से वो उससे छिपता आया था। वो यही सोचकर डर रही थी कि अगर उसने आज अक्षत और कियान को नहीं देखा होता और सीधा सीधा दिल्ली वापस चली जाती, तो शायद वो इस राज के बारे में कभी जान भी नहीं पाती। अनिता ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके हाथ में मौजूद फ़ोन बजने लगता है। वो देखती है ये अर्नव का फ़ोन है, तो बिना किसी देरी के वो तुरंत ही फ़ोन रिसीव करती है। दूसरी तरफ से अर्नव की चिंता भरी आवाज़ आती है, हेलो अनिता, क्या हुआ? तुम्हारे इतने सारे मिस्ड कॉल्स। सॉरी, मैं एक मीटिंग में फंसा था। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? और शिवी ठीक है ना? अनिता उनके इतने सारे सवालों सुनकर थोड़ी देर के लिए ब्लैंक सी हो जाती है। कुछ सोचने के बाद उसके मुंह से बस इतने शब्द निकलते हैं, अर्नव, आप अभी के अभी पुणे आ जाए प्लीज़। अर्नव की आंखें उसकी इस बात पर छोटी छोटी हो जाती है। उन्हें उसकी आवाज़ कुछ अजीब लगी। वॉट? पुणे आ जाओ? पर क्यों? क्या हुआ? तुम दोनों तो आज आने वाले थे ना वापस? फिर क्या हुआ? अब तक निकले या नहीं? नहीं, अभी नहीं निकले हैं हम दोनों अभी भी यही है। आप बस यहाँ पुणे आ जाए, मुझे आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है अर्नव, अनिता थोड़े भारी गले के साथ कहती है। अर्नव का दिल उसकी ऐसी आवाज़ सुनकर किसी अनहोनी की आशंका से बेचैन हो जाता है। वो तेज़ आवाज़ में कहते हैं, पर क्या बात है? क्या शिवी को कुछ? शिवी का बच्चा तो ठीक है ना? इस पर अनिता ना में सर हिलाकर कहती है, नहीं अर्नव, ये बात शिवी के बारे में नहीं है। वो और उसका बच्चा दोनों ठीक है। मुझे आपको कुछ और बताना है। पर क्या बताना है अनिता? साथ साफ बताओ, तुम मेरे पेशेंस का इम्तिहान क्यों ले रही हो? अर्नव अब अपना आपा खोकर थोड़ी और तेज़ आवाज़ में कहते हैं। उनके साथ मौजूद जतिन भी उनकी ऐसी बात सुनकर हैरानी से उन्हें देखने लगता है। नहीं अर्नव, बातों को समझिए, मैं ये बात आपको फ़ोन पर नहीं बता सकती। आप बस जल्द से जल्द यहाँ पुणे आ जाए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। ये कहकर अनिता बिना आगे कुछ कहे या बिना अर्नव की कोई बात सुने फ़ोन कट कर देती है। जतिन, जो कि अब तक अर्नव और अनिता की बात सुन ही रहा था, वो अर्नव के चेहरे पर परेशानी देखकर उनसे कहता है, क्या हुआ सर? इज़ देयर एनी प्रॉब्लम? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? इस पर अर्नव हाँ में सर मिलाते हुए कहते हैं,
जतिन, जल्द से जल्द मेरा पुणे जाने का इंतज़ाम करवाओ उस होटल में जहां इस वक्त अनिता और शिवी ठहरे हैं। जतिन इस पर कुछ याद करते हुए कहता है, सर पर जिंदल फैमिली का प्राइवेट जेट तो इस वक्त अवेलेबल नहीं है, उसे वरुण सर अपने साथ जर्मनी ले गए हैं तो आपकी फ़्लाइट से ही जाना पड़ेगा। अर्णव उसकी ये बात सुनकर मन ही मन अपना माथा पीट लेते हैं, फिर कुछ सोचकर वो हाँ में सर मिलाते हुए कहते हैं, ठीक है, पुणे के लिए जो पहली फ़्लाइट अवेलेबल है उसकी टिकट बुक करवाओ, मैं अभी एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ। इतना कहकर अर्णव वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह हर्ष की आंखें खुल जाती है, वो देखता है वो इस वक्त अपनी कार में ही है। एक एक करके उसे कल की सारी बातें याद आने लगती है, जिन्हें सोचकर वो एक लंबी सांस लेता है। वो अपनी कार से निकलकर अपने घर चला जाता है। वो घर आकर देखता है तो हॉल में उसके दोनों बेटे अक्षत और कियान इन सबसे बेखबर बड़ी ही मासूमियत से सोने में मशगूल थे। वो एक एक करके उन दोनों के माथे चूम लेता है। हर्ष अब बेडरूम में आ जाता है। वो देखता है अनन्या भी बड़ी बेसुध सी बेड पर सो रही है। उसकी आंखें देखकर ही वो समझ गया था कि कल रात वो कितना रोई थी। वो उसे देखते हुए वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपने उस ऑफिस के प्रोफेशनल आउटफिट में तैयार होकर बाहर आता है। बाहर आकर वो देखता है अनन्या अब तक सो रही है। वो उसे जगाना सही नहीं समझता। वो जाकर धीरे से उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है। हर्ष उसके खुशबूरत चेहरे को देखते हुए अपने मन में कहता है, सॉरी अनन्या, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मेरी सच्चाई और असली पहचान के बारे में जानने के बाद तुम काफ़ी हर्ट हुई हो, बट सॉरी, मैं तुम्हें अपने से अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी वो ज़रूरत हो जिसके बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तुम चाहो तो ज़िंदगी भर मुझसे नफ़रत करो, पर मैं तब भी तुमसे प्यार ही करता रहूँगा, और वो भी मरते दम तक। सॉरी, पर तुम्हें रहना तो मेरे साथ ही पड़ेगा, फिर चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। ये कहकर हर्ष वहां से अगले ही पल निकल जाता है। हर्ष के जाने के लगभग 1 घंटे बाद धीरे धीरे अनन्या की आंखें भी खुल जाती है। वो बेड पर उठकर बैठ जाती है। वो देखती है वो इस वक्त रूम में अकेली है। धीरे धीरे करके उसे भी कल की सारी बातें याद आती है, कैसे कल वो अपने पति की माँ और बहन से मिली थी, कैसे हर्ष ने कल उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताया था। उन सब बातों को याद करके अनन्या अपने मन में कहती है, आपने ये ठीक नहीं किया, आपने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छिपाई। क्या आपको मुझ पर और मेरे प्यार पर इतना भरोसा भी नहीं था? मैं आपको इसके लिए माफ़ नहीं करूंगी। ये सब कहते हुए अनन्या की आंखें फिर एक बार नम हो जाती है। वो वहां से उठकर फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनन्या बाहर आकर देखती है तो सबसे पहले उसकी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ती है जिसमें 10:30 बज गए थे। फिर उसकी नज़र बेड पर सो रहे अक्षत कियान पर पड़ती है। उनके मासूम चेहरे देखकर अनन्या के उस मुरझाए हुए चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे लगा शायद कल जो कुछ भी स्कूल में हुआ उससे अक्षत और कियान भी थोड़े डर गए होंगे, जिसे सोचकर वो फैसला करती है कि आज वो अक्षत कियान को स्कूल नहीं ले जाएगी और घर में ही उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी। इसी तरह दोपहर के लगभग 12 बज जाते हैं। अनिता और शिवी अब भी उसी वीआईपी स्वीट में अब भी मौजूद थे। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। कल जो कुछ भी हुआ था उससे दोनों काफ़ी डिस्टर्ब थे, जिस वजह से दोनों में से कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। दोनों बस अब बेसब्री से अर्णव के आने का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों ने फैसला किया था कि वो उनके आने के बाद ही अपना अगला कदम उठाएंगे। तभी उस रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। अनिता कम इन कहती है तो रौनक अंदर आता है। वो उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अनिता देखती है रौनक के हाथ में एक फाइल है। अनिता थोड़ा बेचैनी से कहती है, क्या हुआ रौनक? हर्ष ने कहीं उसकी फैमिली को लेकर यहाँ से जाने की तो कोशिश नहीं की ना? वो लोग अभी भी पुणे में है ना? इस पर रौनक अनिता को विश्वास दिलाते हुए कहता है, डोंट वरी मैडम, वो लोग यही है, कहीं नहीं गए। हाँ हर्ष सर आज घर से निकलकर अपने वर्क प्लेस पर चले गए हैं। अनिता ये सुनकर एक राहत की सांस लेती है। वो रौनक की तरफ देखते हुए कहती है, कहाँ काम करता है वो? रौनक इस पर अपने हाथ में मौजूद फाइल में कुछ पढ़ते हुए कहता है, मैडम वो किसी शील्ड एंड कोर सिक्योरिटी सर्विसेज नाम की कंपनी में एज आ सिक्योरिटी एडवाइज़र काम करते हैं। अनिता उसकी बात सुनकर एकदम से अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। वो तेज़ आवाज़ में कहती है, व्हाट? हर्ष एक सिक्योरिटी कंपनी में काम कर रहा है?
क्या वो भूल गया है क्या कि उसके माँ बाप अभी मरे नहीं है और उसके खुद के डैड का जिंदल ग्रुप्स नाम का एक बिजनेस एम्पायर भी है। शिवी उसको गुस्से में देख जकड़ी से अपनी जगह से उठ जाती है और उसके पास जाकर उसे शांत करते हुए कहती है, मॉम मॉम आप शांत हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाइए। अनिता उसके कहने पर पहले से थोड़ी शांत हो जाती है। वो रौनक से अपना अगला सवाल पूछती है, कहाँ रहता है वो? मैडम वो एक सनशाइन अपार्टमेंट नाम की बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 607 में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, रौनक फाइल पढ़ते हुए जवाब देता है। अनिता थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कहती है, कब से रहता है वो यहाँ पुणे में, और इस बारे में कुछ पता चला कि वो पिछले 11 सालों से कहाँ था? इस पर रौनक कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। अनिता उसको चुप देख अपना सवाल दोहराते हुए कहती है, रौनक मैंने कुछ पूछा है कब से रहता है वो यहाँ? इस पर रौनक धीमी आवाज में कहता है, मैडम वो दरअसल हर्ष सर पिछले 4 सालों से यही पुणे में रह रहे हैं उनकी वाइफ के साथ। 4 सालों से? और उससे पहले वो दोनों कहाँ थे? अनिता रौनक को घूरते हुए कहती है। रौनक के माथे पर ये सुनकर बल पड़ जाते हैं। एक लंबी सांस लेकर वो कहता है, मैडम यही तो बात है, 4 साल पहले हर्ष सर और उनकी वाइफ दोनों अचानक एक रात पुणे में रहने आ गए थे। उससे पहले वो दोनों कहाँ रह रहे थे, क्या करते थे, किसी को कुछ नहीं पता? अनिता के साथ साथ इस बात पर शिवी भी हैरान होने से खुद को रोक नहीं पाती। शिवी कहती है, क्या मतलब किसी को नहीं पता कि वो दोनों 4 साल पहले पुणे कहाँ से आए? ये कैसे हो सकता है? वो दोनों कोई एलियंस तो है नहीं ना जो किसी स्पेसशिप से उतरे थे, है तो इंसान ही ना, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? रौनक उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैडम ये सच है, पूरी कोशिश करने के बाद भी हमें बस हर्ष सर की पिछली 4 साल की एक्टिविटीज़ का ही पता लग पाया है। वो जब से पुणे आए थे उन्होंने अपने आप को समर बत्रा कहकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाया था उन्होंने, और उनकी वाइफ ने सबसे ये कहा कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे और उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। अनिता को अब सारा माजरा समझ में आ रहा था। ये सब हर्ष ने ज़रूर उससे और जिंदल फैमिली से छिपने के लिए किया था, जिसे सोचकर ही अनिता की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं। वो भारी गले के साथ रौनक से कहती है, कितना कमाता है वो? इस पर रौनक अपनी नज़रें झुका लेता है। उसे भी ये कहते हुए थोड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि हर्ष से ज़्यादा तो वो कमा लेता था। वो कहता है, मैडम वो 50,000 रुपये पर मंथ। जैसे ही रौनक ने ये कहा अनिता की आंखें हैरानी से मानो बाहर आने को ही थी, पर रौनक अभी इतने में नहीं रुकने वाला नहीं था। वो आगे कहता है, हाँ मैडम ये बात सच है, आपने मुझे हर्ष सर के फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, तो मैंने पता लगाया है कि हर्ष सर के फाइनेंशियल कंडीशंस अभी उतने अच्छे नहीं है। वो तो वक्त पर अपने फ्लैट का किराया भी नहीं भर पाते। उनके पास जो कार है वो भी उन्हें उनकी कंपनी की तरफ से मिली थी। इतना कहकर रौनक अनिता की तरफ एक शीट बढ़ा देता है। अनिता उस शीट को लेकर पढ़ने लगती है। इसमें हर्ष के सारे बैंक स्टेटमेंट्स और ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल्स मौजूद थी। जैसे जैसे वो ये सब पढ़ रही थी उसका दिल कचोट सा जाता था और उसे थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। हर्ष के अकाउंट में इस वक्त ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। उसने कुछ दिनों पहले ही इनमें से एक बड़ी रकम निकालकर अपने फ्लैट का किराया चुकाया था और अभी उसकी तनख्वाह आने में भी वक्त था। अनिता वो शीट देखते हुए भारी गले के साथ कहती है, अरे ये लड़का, इसे ऐसे भी क्या नाराजगी, इसको ऐसे तंगी में रहना मंजूर है, पर एक बार घर आकर अपने मॉम डैड से अपना हक मांगना ज़रूरी नहीं समझा? ये एक बात आकर मुझसे कह देता तो मैं अपना सब कुछ इसके नाम कर देती। दरअसल जब तक हर्ष अनन्या पुणे में अकेले रहते थे वो इतनी सैलरी में भी एडजस्ट कर लेते थे, पर जब से अक्षत कियान के जन्म हुए थे उनके एक्सपेंसेस बढ़ गए थे और उन्हें घर चलाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। शिवी रौनक दोनों उसकी इस बात पर चुप हो जाते हैं। अनिता अपने आप को संभालते हुए आगे कहती है, वैसे वो लड़की सुरभि, उसका कुछ पता चला? कौन है वो, कहाँ से आई है, हर्ष को कहाँ मिली वो? इस पर रौनक थोड़ी देर तक अपनी फाइल में लिखे कुछ शब्द पढ़ता है, फिर वो अनिता को देखते हुए कहता है,
नो मैडम, हमें हर्ष सर की वाइफ की कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हमें बस इतना पता चला है कि वो एक अनाथ लड़की है। उसका हर्ष सर के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमें उसके माता पिता या फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी कुछ पता नहीं चला है। इस पर अनिता एक गहरी सोच में पड़ जाती है। रौनक आगे कहता है, मैडम मुझे तो ये भी लगता है कि किसी ने जानबूझकर उसकी इन्फॉर्मेशन छिपाने की कोशिश की है। अनिता उसकी बात सुनकर पास में मौजूद सोफे पर बैठ जाती है। वो रौनक से अपनी नजरें हटाकर कहती है, क्या वही अक्षत और कियान की माँ है? इस पर रौनक जल्दी से हाँ में सर मिलाते हुए कहता है, हाँ मैडम, वही अक्षत कियान की माँ है। हमारे पास इस बारे में पक्की इन्फॉर्मेशन है। अनिता इस पर रौनक को देखते हुए कहती है, और तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? इस पर रौनक अनिता को बताते हुए कहता है, मैडम मैंने लाइफ केयर हॉस्पिटल पुणे से पता किया है। 3 साल पहले हर्ष सर उस लड़की सुरभि को लाइफ केयर हॉस्पिटल में ही ले गए थे डिलीवरी के लिए, और इसके अलावा भी प्रेगनेंसी के दौरान वो उसे पहले भी कई बार चेकअप्स के लिए वही ले जाते थे, और खुद डॉक्टर रोमी ने ही उस लड़की की डिलीवरी की थी। अनिता और शिवी दोनों उसकी ये बातें सुनकर मानो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाते, खासकर कि अनिता इतने सालों से उसकी नाक के नीचे इतना कुछ हो रहा था और उसे पता भी नहीं चला। ये सब सोचते हुए वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। वो अपनी आंखें बिना खोले ही रौनक से कहती है, ठीक है रौनक, पर अर्णव कब आएंगे यहाँ? वो निकले या नहीं दिल्ली से? मैडम वो निकल गए हैं, बट कुछ कारणों के चलते उनकी फ्लाइट डिले हो गई है। वो आज शाम तक आ जाएंगे, रौनक कहता है। तुमने उन्हें अभी कुछ बताया तो नहीं है ना? क्या तुम्हारी बात हुई उनसे? अनिता इस बार अपनी आंखें खोलकर रौनक को तीखी नज़रों से देखते हुए कहती है। रौनक उसकी ऐसी नज़रें देखकर हड़बड़ा जाता है। नहीं मैडम, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। ये सब तो मुझे उनके सेक्रेटरी जतिन ने बताया था। इस पर अनिता सर हिलाते हुए उससे कहती है, ठीक है अब तुम जाओ और आराम करो। वैसे भी तुमने कल से काफ़ी काम कर लिए है, तुम थक गए होगे। रौनक हाँ में सर मिलाते हुए वहाँ से जाने लगता है, पर जाते जाते रुक जाता है। अचानक उसे कोई बात याद आ जाती है। अनिता उसे अभी भी वही रुका देख कहती है, क्या हुआ रौनक, तुम गए नहीं? क्या तुम्हें कुछ कहना है? रौनक इस बारे में कुछ सोच कर कहता है, मैडम मुझे आपको हर्ष सर और उनकी वाइफ के बारे में अभी एक और बात बतानी है, पर मैं श्योर नहीं हूं कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे कुछ काम की है या नहीं। अनिता उसकी बात सुनकर अपनी जगह से उठ जाती है। वो कहती है, अपनी बात साफ साफ कहो रौनक, उन दोनों के बारे में कोई भी बात हमारे हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। रौनक उसकी बात सुनकर उसे बताता है, मैडम आप विश्वास नहीं करेगी, पर हर्ष सर और उनकी वाइफ 3 साल पहले अचानक शहर से 10-15 दिनों के लिए कहीं गायब हो गए थे। अनिता की आंखें उसकी बात सुनकर छोटी हो जाती है। रौनक आगे कहता है, हाँ मैडम, आज तक भी किसी को नहीं पता वो दोनों उन 15 दिनों में कहाँ थे। वो दोनों ऐसे गायब हो गए थे जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। उनके कॉन्टैक्ट्स में उस वक्त जितने भी लोग थे उन सब ने उन्हें कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर दोनों के फ़ोन स्विच्ड ऑफ आ रहे थे। सबको लगा कि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर चले गए हैं, पर फिर 15 दिनों बाद वो लोग अपने आप ही वापस आ गए थे। सब लोगों ने उनसे इस बारे में पूछा भी कि वो कहाँ गए थे, पर वो बस यहाँ वहाँ के बहाने बना रहे थे। यहाँ तक कि हर्ष सर की तो जॉब भी जाते जाते बची थी। इस पर शिवी और अनिता दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन दोनों को ही हर्ष और अनन्या की जिंदगी किसी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जैसी लग रही थी। अनिता रौनक को ओके कहकर वहां से जाने का इशारा करती है। उसका इशारा पाकर वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही रात के 8 बज जाते हैं। हर्ष अब काम से लौट चुका था। वो अपनी गाड़ी में बैठा सनशाइन अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में मौजूद था। वो यही सोच रहा था कि क्या उसे घर जाना चाहिए या नहीं। वो अनन्या का सामना इस वक्त बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। वो जानत था इस वक्त अक्षत कियान भी जाग रहे होंगे, और अगर उन दोनों के सामने कोई तमाशा हुआ तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। वो पिछले आधे घंटे से वो इसी दुविधा में फंसा हुआ था। कुछ देर और सोचने के बाद वो आखिरकार अपनी गाड़ी से उतर ही जाता है।
वहीं हर्ष और अनन्या के फ्लैट में अक्षत कियान फ्लैट के हॉल में खेल रहे थे, जबकि अनन्या अंदर किचन में काम कर रही थी। तभी उसका ध्यान घड़ी पर पड़ता है जिसमें अभी रात के 8 बजे से भी ज्यादा समय हो चुका था, जिसे देखकर उसका मन बेचैन हो जाता है क्योंकि हर्ष कभी काम से वापस आने में इतनी देर नहीं करता था। भले वो चेहरे से जता नहीं रही थी पर उसे उसकी अभी भी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। आखिरकार वो था तो उसका पति ही। अभी अनन्या ये सब सोच ही रही थी कि फ्लैट के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। अक्षत और कियान को अच्छे से पता था ये उनके पापा के ही आने का टाइम है। दोनों भागकर जाकर दरवाज़ा खोल देते हैं। अनन्या भी ये आवाज़ सुनकर एकदम से बाहर आ जाती है। अक्षत और कियान दरवाज़ा खोल देते हैं। एकदम से वो दरवाज़ा खुल जाता है जिससे हर्ष और अनन्या अचानक ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जैसे ही अनन्या अपने सामने खड़े हर्ष को देखती है, अंदर ही अंदर वो लंबी राहत की सांस लेती है। उसे ही पता था उसने खुद को कितना रोक कर रखा था। हर्ष के ना आने से उसके मन में काफ़ी बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। हर्ष की भी नज़रें सीधा उसकी नज़रों से जाकर टकरा जाती है। अनन्या का मन तो बहुत कर रहा था कि जाकर हर्ष से पूछे कि वो आज इतना लेट क्यों था, वो कहाँ फंस गया था, पर वो इतनी जल्दी हर्ष को माफ़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वो अगले ही पल उससे अपनी नज़रें हटा लेती है और किचन के अंदर जाकर अपना काम करने लगती है। तभी हर्ष के कानों में अपनी बच्चों की मासूम आवाज़ें सुनाई देती है। पापा, पापा आप आ गए, कियान कहता है। हर्ष का ध्यान भी अब अनन्या से हटकर उन दोनों पे जाता है। उन दोनों की मासूम सी आंखें और आवाज़ सुनकर मानो हर्ष अपनी सारी थकान और टेंशन भूल ही जाता है। हर्ष एक झटके में उन दोनों को अपनी गोद में उठा लेता है और उन्हें लेकर पास के सोफे पर बैठ जाता है। हाँ मेरा बच्चा, पापा आ गए, आप बताओ क्या क्या किया पूरे दिन आज। इस पर अक्षत कियान हर्ष को अपने पूरे दिन में की हुई एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं। अनन्या भी ये सब किचन से सुन रही थी। उसका भी उतना ही मन हो रहा था हर्ष से बातें करने का। इस वक्त उसे अंदर ही अंदर अपने ही बेटों से जलन हो रही थी। वो बाहर आकर हर्ष के लिए खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगती है। उसने उन तीनों को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो तीनों वहां हो ही ना। हर्ष ये देखकर एक लंबी सांस लेता है। अनन्या को देखकर वो समझ गया था अनन्या इस बार इतनी आसानी से मानने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। उसका ऐसा एक्सप्रेशन लेस चेहरा देखकर हर्ष को बुरा भी लग रहा था। शादी के पहले से लेकर आज तक उसने उसे ज्यादातर हंसते मुस्कुराते ही देखा था, पर ये जो अनन्या उसके सामने खड़ी थी वो कुछ अलग थी। अनन्या खाना रखकर किचन में वापस चली जाती है, मानो वो हर्ष से कह रही हो कि मैंने खाना लगा दिया है, खाना है तो खा लीजिए। ये देखकर हर्ष के दिल में एक टीस सी उठती है। उसने उसकी तरफ एक बार देखा भी नहीं। हर्ष की गोद में बैठे अक्षत और कियान भी ये सब देख रहे थे। हाँ अभी वो छोटे थे पर इतना ज़रूर समझ गए थे कि उनके मम्मा पापा के बीच इस वक्त हालात कुछ ठीक नहीं है। हर्ष किचन की तरफ देखते हुए अक्षत कियान से काफ़ी धीमी आवाज़ में कहता है। अक्षत, कियान मुझे एक बात बताओ, क्या मम्मा ने आप दोनों से कुछ कहा तो नहीं ना? मतलब गुस्सा तो नहीं किया ना तुम पे किसी बात को लेकर? ये आवाज़ इतनी धीमी थी कि किचन में काम कर रही अनन्या के कानों तक नहीं पहुंच पाती। अक्षत कियान एक नज़र एक दूसरे को देखकर ना में अपना सर मिलाते हैं। अक्षत काफ़ी धीमी आवाज़ में कहता है, नो पापा, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया मम्मा ने। हर्ष ये सुनकर एक राहत की सांस लेता है। उसे ये देखकर अच्छा लगता है कि अनन्या ने उसका गुस्सा बच्चों पर नहीं उतारा। हर्ष अक्षत कियान को अपनी गोद से उतारकर एक नज़र अनन्या को देखने के बाद रूम में फ्रेश होने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्णव जिंदल की वो आलीशान गाड़ी भी आखिरकार उसी 7 स्टार होटल के बाहर आकर रुक जाती है जहां इस वक्त अनिता और शिवी ठहरे हुए थे। उनकी फ्लाइट डिले हो गई थी और पुणे के ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से उन्हें यहां आते आते रात हो गई थी। अर्णव दंदनाते हुए गाड़ी से बाहर आते हैं और बिना किसी के परवाह किए सीधा होटल के अंदर चले जाते हैं। होटल के लोगों और सिक्योरिटी स्टाफ में से भी कोई उन्हें रोकने की भी हिम्मत नहीं करता। उनका सेक्रेटरी जतिन भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। अनिता शिवी अपने कमरे में बैठे एक दूसरे से शिवी की प्रेगनेंसी को लेकर कुछ बात कर रहे थे। तभी एक तेज आवाज के साथ उनके रूम का दरवाजा नॉक होता है। शिवी अनिता ये आवाज सुनकर एक नज़र एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अनिता उठकर दरवाजा खोल देती है।
जैसे ही अनिता दरवाज़ा खोलती है, अर्णव उसे अपने सामने सही सलामत देखकर एक राहत की सांस लेते हैं। अनिता, तुम ठीक हो? ये कहकर अर्णव अनिता का चेहरा अपने हाथों में भर लेते हैं और उसको ऊपर से नीचे तक काफ़ी गौर से देखने लगते हैं। हाँ अर्णव, मैं ठीक हूँ, अनिता उन्हें आश्वासन देते हुए कहती है। अब अर्णव की नज़र पास में बैठी शिवी पर पड़ती है। वो उसे देखते हुए कहते हैं, शिवी बेटा, तुम भी ठीक हो ना? शिवी भी जल्दी से अपनी जगह से उठकर हाँ में सर मिलाकर कहती है। हाँ डैड, मैं भी ठीक हूँ। अर्णव उसकी बात सुनकर एक राहत की सांस लेते हैं। थोड़ी देर तक लंबी लंबी सांसें लेने के बाद अर्णव शांत हो जाते हैं। वो अनिता को देखते हुए उससे कहते हैं, अगर सब ठीक है तो तुमने मुझे यहाँ क्या बताने के लिए इतना अर्जेंटली बुलाया था अनिता? तुम्हें पता भी है यहाँ आते आते पूरे रास्ते मेरे दिल में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। अब बताओ भी बात क्या है? अनिता उनके दोनों हाथ पकड़कर उन्हें पहले आराम से सोफे पर बिठा देती है। अर्णव अब भी नासमझी में उसे ही देख रहे थे। तभी अर्णव देखते हैं कि अचानक अनिता की आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर साथ ही साथ उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी थी। उन्हें ये देखकर काफ़ी अजीब लगता है। क्या हुआ अनिता, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? तुम मेरे सब्र का इतना इम्तिहान क्यों ले रही हो? बताओ मुझे कि क्या हुआ है? अनिता मुस्कुराते हुए कहती है, अर्णव, हमारा हर्ष जिंदा है। अर्णव उसकी ये बात सुनते ही अपनी जगह से एकदम से उठ जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना है। हर्ष जिंदा है, ये सुनने के लिए ना जाने कितने सालों से तरस रहे थे। वो बड़ी बड़ी आंखों से कभी अनिता को देखते तो कभी शिवी को। अनिता, अनिता, तुम सच कह रही हो? तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं हुई ना? या कहीं तुम कोई मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ? देखो, अगर ये मजाक है तो बहुत ही गंदा मजाक है। अनिता देख सकती थी। ये कहते हुए अर्णव की जुबान कांप रही थी। वो हाँ में सर मिला देती है। उसकी आंखें भी पूरी तरह से नम थी। पर अर्णव को उसकी बात पर अभी भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो शिवी की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगते हैं। शिवी उनकी नज़रों का मतलब समझ जाती है। वो हाँ में सर मिलाते हुए कहती है, हाँ डैड, मॉम सच कह रही है। हम दोनों कल खुद उनसे मिलकर आए हैं। शिवी की इस बात पर वहां कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर जाता है। इस बार अनिता के साथ साथ अर्णव की भी आंखें छलक पड़ती है और उनके चेहरे पर भी रोते रोते ही एक मुस्कान आ जाती है। पर इससे पहले कि कोई आगे कुछ कहता, शिवी अर्णव से कहती है, पर डैड, वो अब अकेले नहीं है। उनके साथ एक लड़की भी है जो अपने आप को उनकी वाइफ बताती है। कोई सुरभि नाम है उसका। शिवी की ये बात सुनकर अर्णव अनिता को देखने लगते हैं। अनिता भी हाँ में सर मिला देती है। शिवी आगे कहती है, और तो और उन दोनों ने तो दो दो बच्चे भी पैदा कर रखे हैं डैड। उनके दो जुड़वां बेटे हैं, अक्षत, कियान नाम है उन दोनों का। क्या? अर्णव इस बार शिवी की बात सुनकर हैरान भी थे और काफ़ी हद तक खुश भी। आखिर हर्ष ने उन्हें बिना बताए जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? वो आगे कहते हैं, पर ये सब हुआ कैसे? वो लोग मिले कहाँ तुम दोनों को? और हर्ष है कहाँ इस वक्त? उनके इस सवाल पर अनिता उन्हें एक एक करके कल की सारी बातें बता देती है। अर्णव का मुंह ये सब सुनकर खुला का खुला रह जाता है। कुछ देर के लिए उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। तभी शिवी उदास होते हुए कहती है, पर डैड, अब हर्ष भाई पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे। डैड, आपको पता है कल उन्होंने मॉम से कितनी बदतमीजी से बात की। वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो मॉम या मुझे जानते ही ना हो। शिवी की बात सुनकर अर्णव के चेहरे पर भी बल पड़ गए थे। वो अनिता को देखते हुए कहते हैं, कहाँ है वो? मुझे अभी के अभी उसके पास ले चलो, मैं बात करता हूँ उससे। इस पर अनिता उन्हें रोकते हुए कहती है, अर्णव, अभी इस वक्त नहीं, अभी रात काफ़ी हो गई है। हमारा इस वक्त जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। हर्ष के साथ दो छोटे छोटे 3-3 साल के बच्चे भी हैं। अगर कोई तमाशा हुआ तो वो दोनों डर जाएंगे। हम सुबह चलेंगे। अर्णव अनिता को कुछ कहने ही वाले थे कि अनिता उन्हें आंखों ही आंखों में रिक्वेस्ट करती है। वो आगे कहती है, और आप फिक्र मत कीजिए, मैंने रौनक से कहकर कुछ आदमियों को हर्ष की फैमिली पर नज़र रखने को कहा है। डोंट वरी, वो कहीं नहीं जाएंगे। अर्णव उसकी ये बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं,
ठीक है, जैसा तुम कहो, अगर तुम चाहती हो तो ऐसा ही होगा। अगले दिन सनशाइन अपार्टमेंट, हर्ष अनन्या का फ्लैट में। हमेशा की तरह एक परफेक्ट हैप्पी फैमिली की तरह हर्ष की ये छोटी सी फैमिली आज भी डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रही थी, पर आज वहां कुछ भी हैप्पी नहीं था। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि अनन्या, जो कि हमेशा हर्ष के पास बैठकर खाती थी, वो आज अक्षत कियान के साथ बैठी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। हर्ष उन तीनों को देख रहा था, वो इस वक्त कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसके हंसते खेलते परिवार को किसी की नज़र लग गई है। अनन्या ने 2 दिन से उससे बात तक नहीं की थी, जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसका ऐसा बिहेवियर हर्ष को बहुत हर्ट कर रहा था। हर्ष को ये लग रहा था कि अनन्या ने उसके उस दिन के कहे शब्दों को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है। सच में अब वो ऐसे बिहेव करती जैसे वो सिर्फ अक्षत कियान की माँ होने की हैसियत से इस घर में रहती है, वो तो जैसे उसके लिए वहाँ हो ही ना। अभी हर्ष ये सोच ही रहा था कि तभी टेबल पर मौजूद उसके फ़ोन पर एक के बाद एक 2 मैसेजेस का नोटिफिकेशन बजने लगते हैं। हर्ष का ध्यान फ़ोन की आवाज़ सुनकर टूट जाता है। वो एक नज़र अपने सामने मौजूद अनन्या और अक्षत कियान को देखता है, फिर वो अपने फ़ोन में आए हुए उन मैसेजेस को पढ़ने लगता है। जैसे ही उसने पहले मैसेजेस को पढ़ा, अचानक ही उसे काफ़ी तेज़ गुस्सा आने लगा था। उसके माथे की नसें तक तन गई थी। गुस्से से उसने अपनी मुट्ठियों भींच ली थी। उन 2 मैसेजेस में से एक बैंक की तरफ से आया था, हर्ष के अकाउंट में किसी ने 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट किए, और दूसरा मैसेज किसी अननोन नंबर से आया था। उसमें लिखा हुआ था, मेरे और तुम्हारे डैड की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। मुझे पता है पिछले 11 सालों में तुमने जो कुछ भी सहा है, उसके सामने हम दोनों अपना सब कुछ भी तुम्हें दे दे फिर भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते, पर मैं और तुम्हारे डैड हम दोनों तुमसे वादा करते हैं कि आज के बाद तुम्हें वो सब सहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर्ष ये मैसेज पढ़कर इतना गुस्से में था कि कोई भी बस उसका चेहरा देखकर ही समझ सकता था कि वो कितना गुस्से में है। वो उस मैसेज को घूरते हुए अपने मन में कहता है, ये अपने आप को समझती क्या है? क्या इन्हें लगता है कि अगर ये पैसे नहीं देती तो मैं और मेरे बीवी बच्चे सड़क पर आ जाते? पहले मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मुझे अपनी सिंपैथी देने आई है। इनको क्या लगता है मैं बिकाऊ हूँ? अनन्या, जो कि अब तक अक्षत कियान को नाश्ता कराने में बिजी थी, उसकी नज़र एकदम से हर्ष के चेहरे पर पड़ती है, जिसे देखकर वो भी एक सेकंड के लिए डर जाती है। हर्ष लगातार अपनी फ़ोन की स्क्रीन को जानलेवा नज़रों से घूरे जा रहा था। गुस्से से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। अगले ही पल वो अपनी जगह से उठकर घर से बाहर निकल जाता है। अक्षत कियान और अनन्या तीनों नासमझी उसे ही देख रहे थे। वो इतनी तेज़ी से घर के बाहर निकला कि किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। अक्षत कियान को यूं परेशान देख अनन्या उन्हें समझाते हुए कहती है, अक्षत कियान, तुम दोनों ब्रेकफास्ट करो, वो पापा को कोई अर्जेंट काम आ गया है तो उन्हें जाना पड़ा, फिर स्कूल भी तो जाना है। डोंट वरी, आज मैं तुम दोनों को स्कूल ले जाऊंगी। अक्षत कियान उसकी बात सुनकर फिर से अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अनन्या ने ये सब कहा तो था, पर अंदर से तो उसका मन भी अशांत था। उसे ऐसा लगा जैसे हर्ष कहीं उससे नाराज होकर तो नहीं गया। यहाँ अनिता और अर्नव सनशाइन अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़े थे। वो कब से हर्ष के यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे। वहां से आते जाते लोग उन्हें ही देख रहे थे। वैसे तो उन्होंने अपनी गाड़ी बाहर ही पार्क करवाई थी, पर उनके एलिगेंट कपड़ों और पर्सनैलिटी से साफ साफ लग रहा था कि वो कोई आम लोग तो बिल्कुल भी नहीं है। पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उनके पास जाकर उनसे कुछ पूछने की। वो दोनों बेसब्री से हर्ष का इंतजार कर रहे थे। अनिता उस पूरे के पूरे सनशाइन अपार्टमेंट की बिल्डिंग को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। आज कई सालों में शायद ये पहली बार था जब वो इतनी लो प्रोफाइल जगह पर आई थी। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब वो भी कभी अपनी माँ और दादी के साथ ऐसे ही एक छोटे से अपार्टमेंट में रहा करती थी। तभी अर्नव की आवाज से उसका ध्यान टूट जाता है। अनिता, तुम्हें वो पैसे नहीं भेजने चाहिए थे। अनिता इस पर अर्नव को सवालिया नजरों से देखने लगती है। अर्नव आगे कहते हैं, हो सकता है हर्ष उसका कोई और गलत मतलब निकाल ले। इस पर अनिता कुछ कहती कि तभी उन दोनों को अपने पीछे से एक बड़ी ही रौबदार आवाज सुनाई देती है, जिससे वो दोनों अच्छे से परिचित थे। तो आ ही गए आखिरकार आप दोनों यहाँ, मिस्टर एंड मिसेस जिंदल।
दोनों एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं पीछे और कोई नहीं, उनका अपना बेटा हर्ष जिंदल खड़ा था जो अपनी काली गहरी आंखों से उन्हें घूर रहा था। अर्णव ने जैसे ही अपने बेटे को देखा उनकी आंखें छलक पड़ती है। कल जब उन्होंने अनिता और शिवी की बातें सुनी थी तब उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ था, पर अब उन्होंने खुद अपनी आंखों से देख लिया था। हाँ, ये बात सच थी, उनका बेटा सच में जिंदा है और सही सलामत है। वो चलकर हर्ष के पास आ जाते हैं। अनिता भी मुस्कुराते हुए उनके साथ चलने लगती है। अर्णव हर्ष को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। वो अब उन्हें पहले से ज्यादा सुलझा हुआ, खूबसूरत, मैच्योर लग रहा था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था मानो वो अपने आप को ही देख रहे हो। हर्ष अब सच में एक लड़के से एक आदमी बन गया था। उसके चेहरे पर एक अलग ही सीरियसनेस थी। 11 साल बाद वो बाप बेटे आमने सामने थे। हर्ष के दिल में भी अपने डैड को इतने सालों बाद देखकर इमोशंस का एक भूचाल सा आ गया था, पर उसने अपने आप को किसी तरह संभाल रखा था। उसकी आंखों के सामने लगातार वो आर्टिकल घूम रहा था जिसमें उसके पापा ने उसे जिंदल फैमिली से डिसोन किया था और साफ साफ उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया था। अर्णव अपनी इमोशनल आवाज में कहते हैं, हर्ष, हर्ष बेटा, इसका मतलब तुम्हारी मॉम सच कह रही थी, तुम ठीक हो। तो एक भी बार घर क्यों नहीं आए अपने मॉम डैड से मिलने? कहा थे तुम इतने सालों से। तुम्हें पता भी है जब हमें लगा था कि हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया था तब हमारी क्या हालत हो गई थी। इस पर हर्ष एक सार्कास्टिक मुस्कान के साथ कहता है, हाँ पता है मुझे क्या हालत हो गई थी आपकी। अनिता और अर्णव उसका ऐसा रिएक्शन देखकर हैरान थे। इतने सालों बाद अपने मॉम डैड को देखकर भी उसके चेहरे पर इमोशंस का एक कतरा भी नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो हर्ष? तुम्हें कोई शिकायत है हमसे? अगर तुम किसी बात को लेकर नाराज हो तो एक बार कह कर देखो हर्ष, तुम्हारे डैड पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख देंगे। अर्णव उसकी खाली आंखों में देखते हुए कहते हैं। हर्ष इस पर इरिटेट होते हुए कहता है, सबसे पहले तो मुझे ये हर्ष हर्ष बुलाना बंद कीजिए। मैं आपका कोई हर्षवर्ष नहीं हूँ। वो हर्ष काफी सालों पहले ही मर गया था, समझे? वो हर्ष चाहिए तो जाकर उसकी लाश ढूंढ लीजिए समंदर में। मुझे या मेरी फैमिली को परेशान मत कीजिए। मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। एंड नाउ गेट आउट ऑफ माई वे, मुझे देर हो रही है। ये कहकर हर्ष उन दोनों को इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है। तभी एक बार फिर उसके पापा अर्णव की कड़ी आवाज उसे रोक लेती है। क्या ये बात सच है कि तुम अपने डैड का इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर छोड़कर यहाँ ये मामूली सी नौकरी कर रहे हो? हर्ष उनकी ये बात सुनकर रुक जाता है। वो पीछे मुड़कर उन दोनों को घूर कर देखता है। क्या कहा आपने? मामूली नौकरी? शायद आपको पता नहीं है, मैं जितना भी कमाता हूँ अपने दम पर और अपनी मेहनत से कमाता हूँ और मैं इससे खुश हूँ, समझे आप अपनी दौलत अपने पास रखिए। अर्णव को उसकी ये बात सुनकर अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपना सर झुकाकर कहते हैं, सॉरी हर्ष, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे मॉम डैड अभी जिंदा है। तभी हर्ष को भी कुछ याद आता है। वो अनिता को घूरते हुए कहता है, मुझे किसी के उपकार की कोई ज़रूरत नहीं है। वो 5 करोड़ रुपए जो मुझे भेजे हैं वो जल्द ही आपके अकाउंट में वापस भी भेज दूंगा। आपको क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा? आप मुझे कैसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है? यही साबित करना है ना आपको कि आप बहुत अमीर है और मैं और मेरी फैमिली गरीब है, ठीक है? तो यही सही है, हम लोग गरीब, पर हम लोग भीख में दिए हुए पैसे नहीं लेते। अनिता का तो मानो ये सुनकर दिल ही दहल कर रह गया। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती थी अपने बेटे और पोतों के बारे में? उसे अंदाजा नहीं था कि हर्ष इसका ये मतलब निकल लोग अंदर ही अंदर। हर्ष को भी पता था शायद अनिता के इंटेंशंस वो नहीं थे, पर इस वक्त वो अनन्या के उससे बात ना करने से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था। शादी के इतने सालों में ये पहली बार था जब अनन्या ने उससे इतनी देर तक बात नहीं की थी, जिसका कसूरवार वो मन ही मन अनिता को ठहरा रहा था। अनिता नम आंखों के साथ कहती है, हर्ष तुम गलत समझ रहे हो। वो तो मैंने तुम्हारे और अक्षत कियान के लिए भेजे थे ताकि तुम लोगों को पैसों की कोई तकलीफ ना हो। पर हर्ष उसकी किसी भी बात को सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। वो अगले ही पल वहां से निकल जाता है। अनिता और अर्णव दोनों फटी आंखों से उसे ही देख रहे थे। अनिता के साथ साथ अब अर्णव भी उसका ये रूप देखकर हैरान थे। सच में शिवी सही कह रही थी, हर्ष अब बदल चुका है।
अर्णव देखते हैं उनके बगल में खड़ी अनिता की आंखों से आंसू छलक गए हैं, जिसे देखकर वो एक लंबी सांस लेते हैं। वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, रो मत अनिता, अभी वो नाराज है। शायद उसने उन 11 सालों में ऐसा बहुत कुछ देखा है जो हम सोच भी नहीं सकते, पर कब तक रहेगा वो नाराज? कभी ना कभी उसका गुस्सा तो शांत हो ही जाएगा ना। है तो वो हमारा ही बेटा ना। डोंट वरी, हमारा बेटा जल्द ही हमारे पास होगा। अनिता को भी उनकी बात सही लगती है। हर्ष जिंदा है और सही सलामत है। अभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उनके लिए यही है। तभी अर्णव और अनिता को अपने पीछे से कुछ कदमों के चलने की आवाज सुनाई देती है। दोनों एक साथ पीछे पलटकर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।